हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले चैप्टर की शुरुआत किया है। और पहले चैप्टर में मैंने फोर्थ वीडियो में कुछ हिस्सों को कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो एनसीईआरटी का जो बुक होता है हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम आज देखेंगे जो सामाजिक भिन्नता थी। सामाजिक भिन्नता का अवलोकन इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सामाजिक भिन्नता में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सावधान। ठीक है, तो चलिए, सावधान का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद या तो शव को जलाया या दफनाया जाता है। तो आखिर में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किन विधियों को अपनाते थे, कैसे शव को दफनाते थे और किन किन चीज़ों को कब्रों में रखते थे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, करे कि जो भी पुरातत्वविद थे, किसी संस्कृति में वहाँ के जो लोग रहते थे वो समाज में आखिर में कैसे कैसे जीवन को जीते हैं, शव को कैसे दफनाते हैं, उनको जानने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में से एक सावधानों का अध्ययन है। तो बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें वो एक विधि सावधानों के बारे में भी जानने के लिए प्रयास करते हैं। करें कि आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। कह रहे हैं कि जो मिस्र के पिरामिड है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। देखिए, जो पिरामिड आप लोग ऐसे देखे होंगे, जो पिरामिड मिस्र में बहुत सारे पिरामिड ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ऊंचा इसको बनाया जाता था। और इसमें अक्सर जो राजा होते थे उनको दफनाया जाता था, चाहे उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में जो उनकी धन संपदा होती थी वो भी उनके कब्रों में दफनाई जाती थी। ठीक है, तो मिस्र का पिरामिड एक तरह से अजूबा में भी शामिल है, विश्व के अजूबा में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप उनसे परिचित हैं। जो बहुत सारे पिरामिड हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी थे। ठीक है, कह रहे कि इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। देखिए, यहाँ दिया भी है कि कह रहे कि जो राजकीय पिरामिड होते थे उसमें राजाओं के साथ, शासकों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति को भी दफनाया जाता था। ठीक है, आगे आप यहाँ देखिए, कह रहे कि हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। देखिए, हमको हड़प्पा सभ्यता से बहुत ऐसे समाधान मिले हैं, बहुत ऐसे मृतकों का के बारे में जानकारी मिली है जो जिनको अक्सर गर्तों में, गर्त मतलब गड्ढा में दफनाया जाता था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। अब देखिए, जो गर्त है वो भी एक दूसरे से भिन्न होती थी। जो गड्ढा खोना जाता था मृतकों के लिए, नॉर्मल तो आप देखिएगा कि सबके लिए मरने के लिए समान कब्र बनाया जाता है, लेकिन हड़प्पा में कुछ अंतर देखने को मिला है। और क्या अंतर है, चलिए इसको देखते हैं। करे कि कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। अब देखिए, ईंटों की चिनाई हर गर्त में नहीं मिला है, कुछ ही गर्त मिला है जिनमें ईंटों की चिनाई की गई थी। तो वही कह रहे कि क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती है। यह कहना क्या है, कठिन है। आखिर में ऐसा क्यों होता था कि जो समाधान के लिए, मृतकों के लिए कुछ गर्त नॉर्मल बनाए जाते थे और सामान्य बनाए जाते थे, और कुछ गर्तों में ईंटों की चिनाई की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। करे यहाँ पर कि कुछ कब्रों में मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, कुछ कब्रों में मृदभांड आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत
मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। कह रहे कि हमको हड़प्पा सभ्यता के कब्र में कुछ ऐसे मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जिनको देखकर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मृत्युपरांत जीवन की कल्पना में विश्वास रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि मृत्युपरांत जो व्यक्ति मरा है वो इसका प्रयोग करेगा। तो वही लिखा है कि एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। अब देखिए आगे क्या करे पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो महिलाएं होती है वो आभूषण पहनती हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पुरुषों के कब्र से भी हमको आभूषण मिले हैं। कहने का मतलब कि जो पुरुष थे वो भी हड़प्पा सभ्यता में आभूषण को पहनते थे, इसलिए दोनों के कब्रों से हमको आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। करे कि 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, ठीक है, कह रहे कि 1980 के दशक में हड़प्पा के जो कब्रिस्तान हुए थे उसमें उत्खनन हुआ है, तो उसमें हमको पुरुष के जो खोपड़ी है उसके समीप शंख के 3 छल्ले मिले हैं। और जैस्पर, अब ये जैस्पर क्या है, तो जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है, ठीक है, इसके मन के मिले हैं, यानी जैस्पर के मन के मिले हैं, तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है, ठीक है। तो देखिए एक मनुष्य की खोपड़ी के बगल में हमको क्या मिला है, तो सबसे पहले उसके समीप 3 छल्ले मिले हैं शंख के, दूसरा कि जैस्पर का बना जो मन का होता है वो भी मिला है, और तीसरा कि सैकड़ों की संख्या में, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में मनकों से बना एक आभूषण मिला है, ठीक है। आप मन का अगर नहीं देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मन का, ठीक है। तो यही मन का आभूषण वहाँ से मिला है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। अब देखिए मरने के बाद दर्पण का क्या काम, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग लोग करते होंगे, इसलिए उनके मरने के बाद उनके साथ सामान्य चीज़ों को रखा जाता था। इसी में है तांबे का दर्पण, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो तांबे का दर्पण भी कब्र में मिला है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ऐसी चीज़ें जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाया जाता था, आभूषण को भी दफनाया जाता था, लेकिन कह रहे कि बहुमूल्य वस्तुएं बहुत कम ही ये लोग दफनाते थे, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में बहुमूल्य वस्तुओं को ये लोग दफनाते थे मृतकों के साथ, ठीक है। आगे चलिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला हेडिंग जो यहाँ पर दिया है, कह रहे कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। आखिर में विलासिता की वस्तु किसको बोला गया है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। तो कह रहे कि सामाजिक भिन्नता को हम कैसे पहचान सकते हैं, कि इसकी एक यह भी विधि है कि पूरा वस्तुओं का अध्ययन, हम पुरानी वस्तु का अध्ययन करें जिससे पता चले कि कौन सी वस्तुएं दुर्लभ है, कौन सी वस्तुएं दैनिक उपयोग की है। मान लीजिए आप नॉर्मली से मान सकते हैं कि जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो सभी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन जो दुर्लभ वस्तुएं होती है वो कहीं ना कहीं समाज के संपन्न वर्ग ही उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत ही रेयर यानी बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस माध्यम से हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो वही कह रहे कि पहले वर्ग में, अब यहाँ वर्ग की बात हो रही है कि पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं। वही जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं, वही कह रहे हैं कि पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें क्या क्या थी हड़प्पा सभ्यता में, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ों का वर्गीकरण किया जा रहा है, तो पहले वर्ग में ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बनाना भी आसान है और जिनका इस्तेमाल सामान्य है और उनको सामान्य विधि से बनाया जाता था,
ठीक है। जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, इन सारी चीज़ों से उनको आसानी से बनाया जा सकता था। अब देखिए जो चीज़ें आसानी से बन जाती है या फिर आसानी से मिल जाती है, उसका इस्तेमाल भी सामान्य लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो समाज का अमीर वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे कोई भी हो। अब देखिए क्या करे कि इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल थे। तो रोज़मर्रा की वस्तुएँ पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में रोज़मर्रा की वस्तु में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल थी? तो आप बता सकते हैं कि चक्कियाँ, मृदभांड और सुइयाँ, झावा आदि शामिल थी। ये वस्तुएँ सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई हैं। अब सामान्य चीज़ें हैं तो वो हर जगह पाई जाएँगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कीमती वस्तुएँ होती हैं वो सारी जगह नहीं मिलती हैं, ठीक है? वो किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाएँगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महँगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। अब कह रहे हैं कि पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो क्या हो, दुर्लभ हो, जो आसानी से नहीं मिले और जो महंगी भी हो या फिर स्थानीय स्तर पर सारे जगह उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। अब देखिए कीमती वो भी चीज़ है जो आसानी से नहीं बन पाए, जिसको बनाने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा तकनीक लगे, वो भी चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। करें कि इस प्रकार फ्योन्स, अब फ्योन्स क्या है तो जान लीजिए कि फ्योन्स एक तरह से पात्र है, बर्तन है जिसमें सुगंधित पदार्थ को रखा जाता था और ये बहुत ही एक तरह से मान सकते हैं महंगी और दुर्लभ दुर्लभ पात्र था जो आसानी से सभी के पास उपलब्ध नहीं होता था। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार फ्योन्स, अब फ्योन्स कैसे तैयार होता था तो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था। अब देखिए ये फ्योन्स जो बर्तन है वो कैसे बनता है तो ये जो हड़प्पा सभ्यता में फ्योन्स मिला है, ये घिसी हुई रेत, बालू और रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था और इसके बनाने का तरीका भी बहुत जटिल और मुश्किल होता था, जहाँ पर ये मतलब सभी जगह नहीं बन सकता था। ठीक है, अब देखिए क्या करें कि फ्योन्स के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना क्या था, कठिन था। तो हड़प्पा सभ्यता में पूछ सकता है कि फ्योन्स क्या था, तो पहले एक तरह से पात्र था, बर्तन था जिसमें सुगंधित पदार्थ को रखा जाता था और ये बहुत कीमती होता था और इसको बनाना बहुत कठिन होता था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में भी यहाँ दिखाया गया है फ्योन्स। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है फ्योन्स से बना एक पात्र। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि संचय शब्द का मतलब। ठीक है, देखिए बॉक्स वाला चीज़ तो कभी मत छोड़िएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दिया रहता है साइड में, तो आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। कह रहे कि संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया। अब देखिए संचय शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया कि लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया। अब देखिए ये जो चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा संभाल कर रखते थे, उसी को ये लोग संचय नाम दिए हैं। ठीक है, ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे। अब ये आभूषणों को सेफ जगह रखते थे इकट्ठा करके, तो वही कह रहा है कि ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। अब संचय दो चीज़ों का हो रहा है, एक तो लोगों द्वारा आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग घड़े में या किसी सुरक्षित पात्र में रख रहे हैं, दूसरा संचय किसके द्वारा हो रहा है तो जो भी धातु कर्मी होते थे और वो दोबारा से प्रयोग किए जाने वाले जो धातु होते थे उनको संभाल कर सुरक्षित ये लोग रखते थे। ठीक है, यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कोई पुरातत्व इन्हें खोज नहीं निकालता। अब देखिए लोग इतना संभाल कर इतना सेफ जगह रखते थे कि अगर ये खुद उन आभूषणों को या उन धातुओं को नहीं निकाले खोज कर तो ये दूसरे किसी से खोज पाना बहुत मुश्किल काम था, यानी दूसरा कोई इसका पता ही नहीं लगा सकता था कि कोई व्यक्ति कहाँ अपना आभूषण सेव करके रखा है, चाहे कहाँ कोई धातु रखा है, तो जो रखेगा उसी को पता रहेगा कि हम कहाँ रखे हैं। और वही कह रहे हैं कि
या तो इनको वो जो रखा है वो व्यक्ति खो सकता है, नहीं तो दूसरे पुरातत्व भी जो खुदाई करेंगे उनको ये मिला है। ठीक है, तो ये इतने चीज़ों को संभाल कर रखते थे, इसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है संचय। ठीक है, तो ये चीज़ों को इकट्ठा करके सुरक्षित रखते थे। आगे चलते हैं, क्या दिया है यहाँ पर। कह रहा है कि स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया, जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास के वस्तुओं के रूप में करें। तो वही करें कि स्थिति कब जटिल हो जाती है, जब रोज़मर्रा की प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया और वहीं पर फ्योन्स देखिए जो कि दुर्लभ वस्तुएं हैं, इन दोनों चीज़ों का वर्गीकरण करेंगे तो हम जान पाएंगे कि कौन सी उपयोगी है और कौन सी विलास की वस्तुएं हैं। देखिए, जो दैनिक वस्तुएं होंगी वो उपयोग की वस्तु होंगी, और जो कभी कभार मिले तो चाहे वो दुर्लभ हो उसको विलास की वस्तु में शामिल किया गया है। तो आप इसको वर्गीकरण कर सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं वो उपयोगी वस्तुएं हैं, और जो कभी कभार जो कीमती हैं उसको विलास की वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी वस्तुओं में केंद्रित हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि पुरातत्वविद बताते हैं कि उनके अध्ययन से हमको पता चलता है कि जो महंगे पदार्थों से जो बनी दुर्लभ वस्तुएं हैं वो सामान्यतः हमको कहाँ मिली है। जो हड़प्पा सभ्यता का दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक खुद हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमको बहुत बड़ी मात्रा में दुर्लभ वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, और छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती हैं। विरले ही मतलब कभी कभार। आप देख सकते हैं आज के समय में भी आपको, मतलब नॉर्मल एग्जांपल लीजिए तो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको शहरीकृत केंद्रों में ही मिलेंगी। क्या आपको गांव या सामान्य जगह पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो वही कह रहा है कि जो कीमती जो वस्तुएं हैं, चाहे दुर्लभ वस्तुएं हैं, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरीकृत केंद्रों में ही मिली हैं, जो कि छोटे सामान्य वस्तुओं में ये विरले ही मतलब कभी कभार देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए फ्योंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे। पूछ सकता है कि फ्योंस जो बर्तन होते थे, जो पात्र होते थे, इनमें क्या रखा जाता था। तो इनमें सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। अब हम लोग को कैसे पता कि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, क्योंकि जो फ्योंस एक तरह से जो दुर्लभ पात्र था वो हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, और कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं में बिल्कुल नहीं। पूछ सकते कि फ्योंस बर्तन कहाँ नहीं मिला है, तो कालीबंगन में नहीं मिला है। कालीबंगन में क्यों नहीं मिला है, क्योंकि कालीबंगन छोटी और छोटी बस्तियाँ है, इसीलिए यहाँ से नहीं मिला है। करे कि सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचियों से प्राप्त हुए। देखिए आज भी आप लोग देखते होंगे कि सोना कितना महंगा है, कीमती है। सोना का दाम मूल्य लगता है कि आसमान छू जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आज सोना दुर्लभ है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी इसको दुर्लभ और कीमती माना गया है। और हमको सोना ज़्यादातर जो आभूषण का जहाँ संचयन होता था वहीं से मिले हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मन का दिया है। अब देखिए यहाँ दिया है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए कितना पार्ट में बन रहा है ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, और मैं इसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही इसको कवर करूँगी, चाहे कितना भी पार्ट बने इसका, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।